नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तो देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां छूट भी दी जा रही है और वहां पर यह बेहद जरूरी है कि छूट के साथ साथ शारीरिक दूरी बनाए रखना और मास्क पहने रखना, इन नियमों का पालन जरूर किया जाए। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए परस्पर दूरी बनाए रखना हमारा नागरिक कर्तव्य भी है। बस एक बात का ध्यान रखिए, अपना हौसला और अपना घोंसला मत छोड़िए। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की भारत की क्या स्थिति है कोविड-19 को लेकर, इसकी तस्वीर के साथ। भारत में कोरोना से संक्रमित सक्रिय लोगों की संख्या आज 15,859 है और वहीं 3,960 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और घर भी जा चुके हैं। लेकिन कोरोना से प्रभावित 652 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। और इस तरह अगर भारत में हम कोरोना से संक्रमित कुल मामलों पर नजर डालें तो यह आंकड़ा बैठता है 20,471। जी हां, 20,000 का आंकड़ा भारत में संक्रमित लोगों का पार हो चुका है। लेकिन इस वक्त की सक्रिय लोगों की संख्या है 15,859 और ये आंकड़ा और ना बढ़े, इसी के लिए सरकार विभिन्न कदम भी उठा रही है और इन्हीं कदमों के तहत विभिन्न दिशा निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं वक्त वक्त पर। और हम जानते हैं कि किस तरीके से सरकार, चाहे हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर पीपीई किट्स की बात करें या फिर टेस्टिंग किट्स की बात करें, विभिन्न मोर्चों पर सरकार लगातार कार्यरत है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं भी पहुंचाई जा सके। और इसी के तहत हम देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने कुछ इलाकों में छूट भी दी है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कोरोना सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। 11 अप्रैल को पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की थी और सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को बढ़ाने और साथ ही कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर सुझाव भी मांगे थे। कोविड-19 महामारी के चलते स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने उठाया सख्त कदम। महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन का किया फैसला, लाया जा रहा है अध्यादेश। हमलावरों के खिलाफ कैद से लेकर आर्थिक जुर्माने तक का प्रावधान। राष्ट्रपति की सहमति के बाद अध्यादेश हो जाएगा लागू। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया परामर्श, स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। कोविड-19 संक्रमण के कारण मृतक कोरोना वॉरियर्स के अंतिम संस्कार में बाधा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद आईएमए ने सांकेतिक विरोध का फैसला लिया वापस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में अमित शाह ने डॉक्टरों के काम को सराहा और कहा उनके साथ खड़ी है सरकार। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज और मीडिया कर्मियों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी की जारी। कई पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केंद्र सरकार ने उठाया कदम। मंत्रालय ने कहा, मीडिया कर्मी बरतें जरूरी सावधानी, मीडिया हाउस अपने स्टाफ का रखें पूरा ध्यान। केंद्रीय टीम के साथ असहयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा जताई गई कड़ी आपत्ति के बाद पश्चिम बंगाल सरकार कोविड-19 पर केंद्र की अंतर मंत्रालय टीम के साथ सहयोग करने को तैयार। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का करेंगे पूरी तरह से पालन। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन से अतिरिक्त दी कुछ और छूट। कृषि, बागवानी, बीज से जुड़े उत्पाद केंद्र खोलने को मंजूरी। शैक्षणिक किताबों और बिजली के पंखे की बिक्री की भी मिली इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों के आने जाने और उनकी गतिविधियों के लिए एसओपी किया जारी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अगले आदेश तक दिल्ली यूपी बॉर्डर पूरी तरह से सील। अधिकृत पास दिखाकर ही सीमा पार करने की अनुमति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की स्थिति पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। योगी ने कहा, लॉकडाउन का सख्ती से 100% पालन सुनिश्चित कराएं अफसर।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई। मुंबई के धारावी में बने क्वारंटीन केंद्र का आज अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम IMCT ने किया दौरा। धारावी इलाके में अब तक कुल 180 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं सामने। कई लोग क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 27 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या हुई 460, जिनमें 351 कश्मीर से। जम्मू कश्मीर DGP दिलबाग सिंह ने जताई आशंका, आतंकवादियों का निर्यात करने वाला पाकिस्तान अब कश्मीर में संक्रमण फैलाने की रच रहा है साजिश। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार कराएगी टेलीफोनिक सर्वे। 1921 इस नंबर से आएगा कॉल। आपके स्वास्थ्य के बारे में ली जाएगी जानकारी। सरकार ने लोगों से की सहयोग की अपील। और ये थे कोरोना की देश में जो अहम गतिविधियां हैं उनको लेकर आपके सामने हमने हेडलाइंस रखी। लेकिन आज का बड़ा फैसला जो आया वो यही कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, यानी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर आज महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और इन हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी की बात कहते हुए सरकार ने आज महामारी रोग अधिनियम 1897 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा कदम है जो आज उठाया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उनके मद्देनजर ये कदम उठाया गया और सरकार लेकर आई है महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश को लागू किया जाएगा पूरे देश में। क्या कुछ अहम प्रावधान है इस अध्यादेश के, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। अध्यादेश कहता है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ भेदभाव हो, उत्पीड़न हो, शारीरिक हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये हमला संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी इसमें जमानत भी नहीं मिल पाएगी। 30 दिन का लक्ष्य रखा गया है कि जांच को 30 दिन में पूरा करना होगा और 1 साल में फैसला आ जाएगा। जो भी मामले आएंगे उनमें 1 साल में फैसला जरूरी। चिकित्सा कर्मियों पर हमला करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है इस अध्यादेश में। और यह अध्यादेश क्या कहता है? ये कहता है कि 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। लेकिन अगर गंभीर मामला होता है और अगर कोई हमला होता है तो उसमें जुर्माने का प्रावधान पहले बता देते हैं कि 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी सजा भी होगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। गंभीर चोट अगर आती है तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई है, 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो वो लोग जो हमले कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों पर, उनको सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नुकसान की भी भरपाई करनी होगी। यानी अगर किसी की गाड़ी को आप तोड़ देते हैं या इसी का कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो भरपाई किस तरीके से करनी होगी? आप जो भी नुकसान पहुंचाते हैं उस नुकसान का आपको लगभग दोगुना, यानी बाजार मूल्य का दोगुना आपसे वसूला जाएगा। तो यानी आप हमला करके बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो यह अध्यादेश पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसलिए वो सभी लोग सावधान रहें जो इस तरह के हमले हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर करते हैं जो वाकई कोरोना योद्धा हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अब तक जो अहम कदम उठाए हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। आरोग्य सेवा कर्मियों के लिए हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 50-50 लाख रुपए का बीमा भी दिया हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना ही नहीं बल्कि गैर कोरोना जो मरीज हैं उनका इलाज भी निजी अस्पतालों में संभव है, चाहे वो एम्पैनल्ड हैं या नहीं, वहां इलाज लिया जा सकता है। आयुष्मान लाभार्थी किसी भी डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल में कोरोना का इलाज पा सकते हैं, चाहे वो निजी अस्पताल ही क्यों ना है, वहां भी आपको इलाज मिल सकता है बिना पैसा खर्च किए। 3 महीनों में ही स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार किया है केंद्र सरकार ने। क्या क्या विस्तार किया है? अब हमारे देश में 723 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बन चुके हैं और ये मात्र 3 महीने में काम किया गया है। 2 लाख आइसोलेशन बेड्स भी इस वक्त हमारे देश में तैयार हैं। आइसोलेशन बेड्स के अलावा 25,000 आईसीयू बेड्स भी हैं और 12,190 वेंटिलेटर्स भी देश में उपलब्ध हैं।
यही नहीं बल्कि इसके अलावा कोशिश की है कि पीपीई किट्स जिनको बनाने की देश में एक भी इकाई नहीं थी, आज 77 उत्पादक इकाइयां काम कर रही हैं जो पीपीई किट्स पहले से ही बना रही हैं। लेकिन जो बना रही हैं वो तो बन ही रहे हैं, उनके अलावा 1,88,00,000 अतिरिक्त किट्स का भी ऑर्डर दिया जा चुका है ताकि हमारे देश में सभी पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स उपलब्ध हो। N95 मास्क जो कि स्वास्थ्य कर्मी इस्तेमाल करते हैं उनमें भी 25 लाख मास्क तो उपलब्ध है ही, लेकिन 2.5 करोड़ का ऑर्डर भी सरकार ने दिया है। यानी सरकार हर मोर्चे पर यह कोशिश कर रही है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को किसी चीज की कोई कमी ना हो जब वो कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज करते हैं और उनसे जूझ रहे होते हैं। ऐसे में हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन पर हमला करने वालों को रोके, क्योंकि अब अध्यादेश आने के बाद उनके लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। तो सावधान रहे वो सभी लोग। और आइए अब कुछ अफवाहों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ अफवाहें हमारे सामने आती रहती है जिनका स्पष्टीकरण बेहद जरूरी है। जैसे कि एक झूठ जो सामने आ रहा है कि सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के असुरक्षित होने के चलते एक नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नमस्ते लॉन्च किया है। आपको बता दें कि यह खबर झूठ है। सच क्या है? सच ये है कि सरकार ने ऐसा कोई भी नया वीडियो नहीं दिया है, यानी कोई ऐसा ये असुरक्षित जूम को असुरक्षित मानते हुए सरकार ने ऐसा कोई ऐप विकसित नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं और एक और अफवाह पर नजर डालते हैं। एक और अफवाह जो सुनने में सामने आ रही है वो ये कि आयुर्वेदिक उपायों से कोरोना मरीज बिना चिकित्सकीय इलाज के 5 दिन में बीमारी मुक्त हो सकता है। आपको बता दें कि ये सही नहीं है। सही क्या है? सही ये है कि आयुष मंत्रालय लगातार ये बात कह रहा है, सरकार की ओर से लगातार ये बात सामने रखी गई है कि आयुर्वेदिक उपाय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं, इलाज नहीं करते। अगर आपको इलाज चाहिए, अगर आपको उसके बावजूद संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो आपको अस्पताल जाना होगा, पूरा इलाज लेना होगा। इसलिए इस तरीके की भ्रामक अफवाहों पर विश्वास ना करें। एक और फेक न्यूज सामने आई कि दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार हजारों रिस्ट बैंड खरीद रही है जिनमें आरोग्य सेतु ऐप फिटेड होगा, जिसके जरिए कोरोना के संक्रमितों और क्वारंटीन में रखे गए लोगों पर नजर रखी जाएगी। लेकिन यह भी झूठ है। सच क्या है? सरकार का कहना है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही। आरोग्य सेतु ऐप हर नागरिक के लिए ही जरूरी है ताकि आप सुरक्षित रहें, लेकिन इस तरीके से बैंड्स के जरिए आरोग्य सेतु ऐप के जरिए निगरानी रखना ये बिल्कुल झूठी खबर है, ये अफवाह है। इस अफवाह पर आप कतई ध्यान ना दें। इसके अलावा एक न्यूज चैनल ने खबर फैलाई कि नेशनल टास्क फोर्स ने प्रधानमंत्री को सौंपी एक रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। यह सुझाव दिया गया है। ये एक न्यूज चैनल ने खबर आज दी है, लेकिन सरकार की ओर से इसको स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट यह है कि न्यूज़ 9 द्वारा दी गई, ये चैनल है जिसके द्वारा दी गई ये खबर बिल्कुल झूठ है। सरकार के सामने ऐसा कोई सिफारिश, कोई सुझाव, कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो इस तरीके की अफवाहों पर आप कतई ध्यान ना दें। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोरोना महामारी क्या रूप ले रही है देख लेते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25,82,000 से ज्यादा, 1.25 लाख से ज्यादा ने गंवाई जान। अमेरिका में ही संक्रमितों की संख्या हुई 8.25 लाख से ज्यादा। न्यूयॉर्क में 14,827 की मौत। न्यूयॉर्क गवर्नर ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप राज्य में कोरोना की जांच बढ़ाने को तैयार। स्पेन में बुधवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 435 और लोगों की मौत। लगातार दूसरे दिन मृतकों की संख्या में इजाफा होने से अब तक कुल 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से ज्यादा। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,000 से अधिक मामले दर्ज। 58,000 पहुंच रहा है कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा। सबसे बुरी तरह प्रभावित मॉस्को में ही 24 घंटों में आए 2,500 से ज्यादा नए मामले। महामारी से बड़ी बेरोजगारी। फ्रांस में निजी क्षेत्र में हर 2 में से 1 कर्मी बेरोजगार। सरकार दे रही है 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों की तनख्वाह। राष्ट्रपति ने कहा किसी भी कंपनी को नहीं होने दिया जाएगा बैंकरप्ट। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने 1 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया। पहले सिंगापुर में ज्यादातर स्कूल और दफ्तर 7 अप्रैल से 4 मई तक बंद रखने का किया गया था ऐलान। न्यूजीलैंड ने सिंगापुर को भेजी आवश्यक वस्तुओं की खेप। सिंगापुर भी न्यूजीलैंड को भेज रहा है टेस्टिंग किट्स।
दक्षिण कोरिया में सरकार कोरोना के मद्देनजर सब्सिडी बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही तीसरा पूरक बजट। राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा, उद्योगों में नौकरियां बचाने के लिए $32 बिलियन के फंड का प्रावधान। नौकरी गंवाने वालों को 3 महीने तक मिलेगी सब्सिडी। गुरुवार से इंसानों पर शुरू होगा वैक्सीन ट्रायल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ब्रिटिश सरकार से मिला 20 मिलियन पाउंड का फंड। ब्रिटिश सरकार इंपीरियल कॉलेज लंदन को भी वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए देगी 22.5 मिलियन पाउंड। कोरोना के चलते जापान में आपातकाल जारी है और इन हालात में लोगों को चिबा के मशहूर जापानी पार्क में आने से रोकने के लिए काटे गए 1 लाख ट्यूलिप के फूल। सकुरा शहर का पार्क सकुरा फुरुसातो हिरोबा अपने 7000 स्क्वायर मीटर ट्यूलिप गार्डन के लिए है मशहूर। इन फूलों को किंडरगार्टन में दिया जा रहा है। जापान में 11,000 है कोरोना प्रभावित लोग। कोविड-19 के बीच दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से 154 करोड़ से अधिक छात्र गंभीर रूप से प्रभावित। यूनेस्को ने कहा, इनमें लड़कियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या बढ़ेगी। शिक्षा में लैंगिक अंतर की खाई होगी गहरी। 89% से अधिक बच्चे कोविड-19 के कारण नहीं जा पा रहे स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बार फिर देश का रुख करते हैं और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स देखते हैं। हरियाणा में सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद शुरू कर दी है और ये समय गेहूं की कटाई का भी चल रहा है। ऐसे में सरकार ने किसानों से मंडियों में खरीदारी शुरू कर दी है। लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। हरियाणा के जगाधरी मंडी से देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत फसल बेचने के लिए जो नियमावली बनाई है वह किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस कार्यशैली से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर नजर आ रही है। पहले किसानों को गेहूं बेचने के लिए प्रदेश के 13 केंद्रों तक जाना पड़ता था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी है और प्रत्येक मंडी के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और किसानों के लिए मास्क भी उपलब्ध हैं। अभी तक मंडी में गेहूं बेचने के लिए 2510 किसान आ चुके हैं। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो किसान ईटी किसान रजिस्टर्ड हुए थे, उनकी हम पहले मैपिंग कर रहे हैं कि किन किसानों को किस दिन अपनी फसल बेचने के लिए आना है। उसके लिए उनको मैसेज दिया जा रहा है। सरकार ने इस बार डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अपने यमुनानगर जिले में पहले जो 13 परमानेंट सेंटर थे उन अलावा 100 परचेज सेंटर और बनाए हैं। पूरे जिले में अच्छी तरह से परचेज का कार्य चला, जिसमें 2510 किसान आए। किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत अपनी फसल का ब्यौरा रजिस्टर करवाया है और इसी के तहत किसानों को मंडी में गेहूं लेकर आने की जानकारी दी जाती है। जगाधरी अनाज मंडी में गेहूं की खरीद 2 एजेंसी हरियाणा वेयर हाउसिंग और हैफिट कर रही है। मंडी में किसानों के लिए हर किस्म की सुविधा मौजूद है। जो रजिस्टर्ड किसान हैं उनकी फसल खरीदी जा रही है और मार्केट कमेटी से मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से मैसेज आता है किसान को और फ़ोन भी जाता है। उसके बाद किसान अपना माल लेके मंडी में आता है। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है दिन में। अब यहाँ आकर किसान अपना गेहूं सीधे सरकार को बेच रहे हैं। किसान खुश हैं कि कोरोना जैसी महामारी के चलते चल रहे लॉकडाउन में उन्हें न केवल काम करने की अनुमति दी गई है, बल्कि सरकार अच्छे दामों पर उनकी फसल भी खरीद रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, किसानों के लिए अब काम कर रही है सरकार। और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच ग्रामीणों और मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के तहत कुछ कार्यों को फिर से शुरू किया गया है। इसी के तहत बारामूला जिले के कुंजर ब्लॉक में विकास कार्यों को शुरू किया गया। मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन करते हुए ये दिहाड़ी मजदूर खुश हैं कि काम मिलने से आर्थिक मुश्किलों से निजात मिल रही है।
डायरेक्शंस में है कि एमजी-नरेगा वर्कर्स को आप मास्क प्रोवाइड कीजिए, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे ब्लॉक में। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 9-10,000 मास्क टिल यस्टरडे। तो लॉकडाउन भी इफेक्टिव रहेगा और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बूस्ट अप हो जाएगी, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है रूरल एरियाज में भी हैं। गवर्नमेंट ने इजाजत दी है हमें, हम सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हैं, जैसे कि आपने भी खुद देखा है कि इसका पूरा हम ख्याल रखते हैं। कोरोना महामारी के बीच इंसानियत की सैकड़ों मिसालें सामने आ रही हैं और इस महामारी की जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का समाज के लोगों ने भी बीड़ा उठाया है। हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के कटिहार जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने देश और दुनिया में कहर बरपा कर रखा है। मुसीबत की इस घड़ी में एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे का सहारा बनना भारतीयता की पहचान रही है। इस महामारी में इंसानियत की सैकड़ों मिसालें सामने आई हैं। हम आपको मिलाते हैं बिहार के कटिहार जिले के सालेपुर महेशपुर के एक परिवार से। इस परिवार द्वारा घर में मास्क बनाकर आम लोगों को बांटने का सिलसिला जारी है। इस परिवार का बेटा सोनू खान इस काम में अपने माँ बाप का हाथ बटा रहा है, लेकिन धीरे धीरे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना हुआ तो बेटे के चेहरे पर उदासी देख माँ अपने जेवरात बेचकर लोगों के दुख दर्द बांटने वाले अपने बेटे के साथ खड़ी हो गई। जब से कोरोना वायरस आया तो हम सोचे कि मास्क मिलना बहुत मुश्किल हो गया तो हम सोचे कि अब क्या करें, कहीं मिल भी नहीं रहा था, दुकान में मिल नहीं रहा था। पूरे परिवार के साथ हम लोग ये करने लगे, मास्क बनाने लगे। उसके बाद भी पैसे की दिक्कत हो गए तो हम अपना जेवर बेच करके बेटा का हौसला बुलंद करा, क्योंकि मेरा बेटा पहले से ही सबका के साथ ये करता था, मास्क सबको बांटता था। उसके बाद ये जेवर बेच करके हम लोग पूरे परिवार के साथ सबको ये काम कर रहे हैं। हमारे घर में हमारे पापा जो है वो कपड़ा का कटिंग करते हैं, तो अभी घर पे ही हैं, वो मास्क का कटिंग करते हैं और हमारी मम्मी जो है वो मास्क बनाती है और हम लोगों को आसान हो रहा है। मास्क घर से बना हुआ मिलता है। हम लोग हर दिन डेली रूटीन के हिसाब से सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक मास्क और साबुन वितरण कर रहे हैं। इस महामारी के वक्त इलाके के हर गरीब तक मास्क पहुंच सके, जिससे कोविड-19 से जंग जीता जा सके, यही इस परिवार की चाहत है। नेपाल के काठमांडू में रहते हैं, वहाँ का कटाई सटाई का काम करते हैं, कटिंग मास्टर भी है। जब देखे यहाँ लॉकडाउन हुआ, वहाँ से हम चले आए घर, बैठे बाल बच्चे के साथ हमने मास्क का सिलाई करना शुरू कर दिया। इस नाजुक हालत में देश के हर कोने से ऐसी मिसालें लगातार सामने आ रही हैं। ये भारत की खूबसूरती और आपसी भाईचारे का आईना है। इस महामारी के दौर से हम लोगों को इसी तरह एक दूसरे की मदद करते हुए निकलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महामारी के इस मुश्किल में हर सामान्य जन बढ़ा रहा है मदद का हाथ। और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी लॉकडाउन के साथ ही दिहाड़ी मजदूरों के सामने भी बहुत सी समस्याएं हैं। मजदूर घरों में कैद हैं, लेकिन हाथ तंग है। ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके लिए मसीहा बनकर आए हैं। लॉकडाउन दिहाड़ी मजदूरों के लिए इम्तिहान है। जहां हाथ तंग है, रोजी रोटी की व्यवस्था चालू नहीं हुई है, ऐसे नाजुक हालत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने वतन से आए मजदूरों को भरपेट भोजन कराने के लिए सामने आए हैं। ऐसी ही हमदर्दाना जज्बा दिल्ली के ककरौला में भी देखने को मिल रहा है। विष्णु पाठक भले ही बिहार से दिल्ली आ गए, लेकिन दिल में अपनी माटी की सौंधी खुशबू और वतन के लिए मर मिटने का जज्बा आज भी जिंदा है। पाठक अपने वतन के करीब 2000 मजदूरों के लिए रोजाना सर्वोदय रसोई चलाते हैं। हम लोगों ने देखा बहुत बुरी स्थिति है और 2000 कभी 2500 और कभी 1500 1000 आदमी तकरीबन लोग यहाँ रोज खाना जाता है। 5 पॉइंट पे खाना जाता है और 5 पॉइंट पे जो है तो भीड़ नहीं लगाते हैं हम लोग। एक आदमी को अगर 5 आदमी का रिक्वायरमेंट है, 10 आदमी का रिक्वायरमेंट है तो बर्तन लेके आते हैं और अपने अपने बर्तन में ले जाते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में विष्णु पाठक को साथ मिला समाज सेवी परवीन झा का। दोनों ने मिलकर ऐसे प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने का मन बनाया।
जो राशन कार्ड जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। भूख से लोग, जो लेबर क्लास के लोग थे, भूख से त्राहिमाम होने लगा। तब हम कपरोला में पाठक जी के पास आए, विष्णुकांत पाठक जी के पास आए। पाठक जी, ये अपना समाज है, लेबर मजदूर है, ये भूखा है, हम लोग सब मिलकर एक कम्युनिटी किचन टाइप का बना के, खाना बना के, लोगों को खाना बना के दें। सर्वोदय रसोई एक जगह भले ही तैयार होती है, लेकिन इसे बांटने का काम 5 जगहों पर होता है। हर जगह निश्चित समय पर सर्वोदय रसोई की टीम पहुंचती है और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गरीब और प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाती है। पूरे देश में जब लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसी मुश्किल घड़ी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने वतन के प्रति फर्ज और कर्तव्य दोनों मालूम है। ऐसे लोग इस घड़ी में आगे आ रहे हैं और मजदूरों को हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए आपने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की किस तरीके से समाज के विभिन्न लोग आगे आ रहे हैं और एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। मुश्किलों से सब लोग निकल सके, इन कोशिशों में ही जुटे हुए हैं। लेकिन ये लोग तो ये काम कर ही रहे हैं, हमें और आपको एक ही काम करना है कि घर में ही रहना है और सुरक्षित रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, हमारे कोरोना योद्धाओं का भी पूरा सम्मान करना है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।